हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेप केंद्र पे। दोस्तों, आज से हम बीपीएससी घटना चक्र का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज सबसे पहले हम पॉलिटी सेक्शन को कवर करेंगे, जिसमें बीपीएससी पीटी, बीपीएससी टीचर, सीडीपीओ और भी बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए हैं उसके सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं। और ये आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, साथ में एईडीओ के लिए और अदर जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम है या बिहार के एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो थी वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या सभापति के रूप में चुन लिया था। तो दोस्तों डेट याद रखिएगा कि पहला जो बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और जो इसमें डॉक्टर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और जो इसके बाद नेक्स्ट बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। इसका डेट पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1946 ईस्वी में। अभी हमने देखा कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो फ्रेंड, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो हमने अभी पहले पढ़ा, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने तथा पारित होने की तिथि भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इस दिन नागरिकता, अंतरकालीन संसद, अस्थायी और संकरणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। बाकी जो बच गए वो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। तो इसका आंसर होगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाता रहा है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हो गया, तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, जबकि 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो इसका आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण, अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो थी वो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। हमने अभी इससे पहले भी पढ़ा था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 11 दिसंबर 1946 को
जो अगला बैठक हुआ उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकृत किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ था। इसके कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और 26 जनवरी को क्यों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी को, ये भी आप जानिए कि पहले 26 जनवरी को, जैसे हमने पहले पढ़ा, 26 जनवरी को ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। इसको अविस्मरणीय बनाने के लिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था पहला टॉपिक। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो इसको देखते हैं। इसमें का पहला क्वेश्चन है 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कौन सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, कि 6 अन्य सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगकर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान, ये 6 अन्य सदस्य थे। इनमें से जो BL मित्र थे उनकी मृत्यु हो गई, उसके स्थान पे N माधवराव और DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है इस समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों, ये 6 नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन नहीं थे, तो इसलिए 6 नाम याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापक के पहले सदस्य थे? तो संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष के रूप में पूछ रहा है, तो ये थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। देखिए, संविधान सभा की व्यवसाय क्रम समिति के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बम्बई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। अतः दिए गए प्रश्न में संविधान सभा का व्यापार समिति का उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण है। देखिए, व्यापार समिति अगर पूछ रहा तो इसमें व्यापार समिति नहीं है, व्यवसाय क्रम समिति है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्यापार समिति, लेकिन व्यापार समिति ऐसा कुछ नहीं था, व्यवसाय क्रम समिति था। तो व्यवसाय क्रम समिति के जो पहले अध्यक्ष थे वो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है संविधान के स्रोत। तो इसका आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, ये लिया गया है ब्रिटेन से। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य यानी भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान का विशेष बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यहाँ विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा, चूंकि ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, से ली गई है। देखिए, परंपरा का मतलब होता है कि जो शुरू से चलते आ रहा है, उसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो ये परंपरा है, वहां से लिया गया है। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगर पूछे विधि के समक्ष समानता, तो फिर वो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन
कानून का समान संरक्षण पूछे तो अमेरिका से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है, ब्रिटेन और यूएसए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कानून के समक्ष समानता पूछ रहा है, तो कानून के समक्ष समानता का आंसर होगा ब्रिटेन से लिया गया है इसको। लेकिन अगर ये पूछे कि कानूनों का समान संरक्षण, तो वो उसका आंसर होगा यूएसए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो ये आई है फ्रेंच क्रांति से। देखिए, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का सूत्र वाक्य था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो देखिए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इसे कह सकते हैं, ये उस फ्रांसीसी क्रांति का ये मूल सूत्र था। ठीक है, तो ये जो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये प्रेरणा फ्रेंच क्रांति से मिली है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आयरलैंड से। देखिए, भारतीय संविधान की जो नीति निर्देशक तत्व है, जिसे डीपीएसपी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसकी अवधारणा जो है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए, पहले बात करते हैं ब्रिटेन या इंग्लैंड से। चूंकि हम ब्रिटेन के ही गुलाम थे, तो सबसे पहले वहीं से बहुत सारी चीज़ों को हमने अपनाया था। तो वहाँ से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। तो वहाँ से लिया गया है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, ठीक है, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली और द्विसदनीय प्रणाली। तो इतनी चीजें जो ली गई हैं वो ब्रिटेन से ली गई हैं। और अब चलिए आगे देखते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के कुछ सदस्यों को नामित किया जाना। जो राज्यसभा में कुछ सदस्य को नामित किया जाता है, उसको आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए, सबसे पावरफुल कंट्री अभी के समय में, तो वहां से क्या क्या लिया गया है, चलिए उसको देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना, फिर मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता और उद्देशिका का विचार, ये चीजें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये जो है कनाडा से लिया गया है। अब आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसका वर्णन अनुच्छेद 108 में है, फिर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला देखते हैं सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस से क्या क्या लिया गया है। तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में अभिव्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा। देखिए, सब प्रस्तावना में जो अभिव्यक्त किया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा, वो रूस से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, जो अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन में पढ़ा भी था कि फ्रेंच क्रांति से क्या लिया गया है, तो वही समता, स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श जो था वो फ्रांस से लिया गया है। फिर गणराज्य की अवधारणा, ये भी फ्रांस से लिया गया है। ऐसे ही अब देखते हैं जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। तो जर्मनी से लिया गया है काल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। फ्रेंड्स, ऐसे आप जानते होंगे कि जब भी आपातकाल लगता है तो कुछ मौलिक अधिकार हमारे छीन लिए जाते हैं हमसे, तो उनका जो निलंबन होता है, वो उसकी जो अवधारणा है वो जर्मनी से लिया गया है। फिर अगला लिया गया है संघ की जो आपातकालीन शक्तियां है वो भी जर्मनी से ली गई है। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, फिर संविधान संशोधन की व्यवस्था। ये दो चीजें जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। फिर जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। तो फ्रेंड्स, इतना चीज ध्यान में रखिएगा कि
किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। और एग्जाम में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ये था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो अभी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो उसमें लिखा हुआ था कि मौलिक अधिकार जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है। तो इस पहले भी हमने क्वेश्चन करा था और अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा उसमें किस देश से क्या क्या लिया गया उसमें भी हमने पढ़ा कि ये आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है और ये इसका वर्णन जो है भाग 4 में है और ये आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वो जो टेबल था वो आप याद कर लीजिएगा क्योंकि देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मिलान करने वाला है। तो इसमें देखिए कैसे क्या है। पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अभी हमने पढ़ा कि ये किससे लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध में समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। फिर उसके बाद से भारत में राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो इस तरह से देखते हैं, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, कनाडा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है। तो इसका आंसर होगा कनाडा से। ठीक है, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा कि यहाँ पे पढ़ा था कि भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है वो जो है कनाडा से लिया गया है। तो वही है, इसको लैंग्वेज बेस्ड में ऐसे लिखा है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो वही है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर हमको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। बात देखिए, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ है। आइए देखते हैं इसको। भारतीय संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान में मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। देखिए, सब अगर मूल पूछे कि मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी, तो इसका आंसर होगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। उसके बाद से संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाल भी दिए गए। नई अनुसूची भी जोड़ी गई थी, तो अनुसूचियों की संख्या जो है 8 से बढ़ के अब 12 हो गई है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा भी कि 470 से अधिक अनुच्छेद है। मूलतः 395 ही अनुच्छेद है जिसमें लेकिन क ख ग यूज करके बनाया गया है। तो उस तरह से देखा जाए तो 470 से अधिक अनुच्छेद है, तो इसका आंसर होगा 400 से अधिक आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल या अनुच्छेद। तो अब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है। तो वर्तमान में शामिल है, इसमें धारा लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा तो धारा लिखा हुआ है। ये सीडीपीओ का क्वेश्चन है। आप हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 470 प्लस आर्टिकल। ठीक है, तो आगे चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17। देखिए,
संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। ठीक है, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय है। तो इस तरह से अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देख सकते हैं कि जो बाकी आर्टिकल्स है उसमें क्या है। तो अनुच्छेद 14 में जो है वो कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। और आर्टिकल 19 में क्या है, तो आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इस चारों आर्टिकल को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर अस्पृश्यता का पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 13। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया जाता है तो वह कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसमें देख रहे हैं कि अनुच्छेद 32 दिया है, तो यह संवैधानिक उपचारों के से संबंधित है। 245 में संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। और अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा, ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये चारों आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसका आंसर जो होगा वो आर्टिकल 13 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 300 है वो मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 302 में व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी का कितना है, तो 76 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकते हैं? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 110 का क्लॉज 1 और अनुच्छेद 122 का क्लॉज 2। इसका ऑप्शन होगा डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 122। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, वो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूचियां। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, मिलान करने वाला है, संघीय सूची में कितनी है प्रविष्टियां, फिर राज्य सूची में कितनी है, समवर्ती सूची में। तो देखिए, सबसे पहले इसको ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, सबसे पहले संघ सूची में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद राज्य सूची में होगा, और जो सबसे कम होगा समवर्ती सूची में होगा। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी, यानी ऑप्शन बी होना चाहिए। आइए इसका आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही है। संघ सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। देखिए, संघ में सबसे ज्यादा प्रविष्टि होगा, तो आप ऐसे देख सकते हैं, राज्य में उससे कम होगा और समवर्ती में सबसे कम होगा। समवर्ती में वो होता है जिसपे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकता है, तो इसीलिए समवर्ती में सबसे कम है। तो इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। देखिए, आर्थिक नियोजन आर्थिक और सामाजिक योजना 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 में उल्लेखित है। ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकार द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर अभिभावी होगी।
देखिए, समवर्ती सूची के विषय में अगर आप कानून बनाते हैं, लेकिन इसमें अगर विवाद हो जाता है, ठीक है, तो इसमें केंद्र का जो विधि होगा वो राज्य पे सर्वोपरि होगा, यानी केंद्र की जो विधि होगी वही मान्य होगी राज्य की अपेक्षा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो भूमि किस विषय के अंतर्गत है? तो इसका आंसर होगा राज्य सूची। भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है। तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में कुल 66 प्रविष्टियां हैं और गणना के अनुसार ये 59 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा तीसरी अनुसूची। ठीक है, देखिए संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ एवं राज्यों के मंत्रियों के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथों तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। तो अगर पूछे कि शपथ का, तो शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है? तो पहली अनुसूची में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता है, तीसरी में जो है वो शपथ हो गया, चौथी में क्या है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, और पांचवी में क्या है? तो पांचवी में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जो छोड़ के, ठीक है, अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र है उसमें प्रशासन या नियंत्रण से संबंधित है पांचवी अनुसूची। ठीक है, और छठी में जो है वो ये जो चार राज्य थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके इन पे प्रशासन और जो नियंत्रण है उससे संबंधित छठवीं अनुसूची। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी वन जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची विधायी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय पे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि समवर्ती सूची के किसी विषय पे दोनों में टकराव होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा। ठीक है, वन्य जीव और जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण जो है समवर्ती सूची में है, प्रविष्टि संख्या 17B। फिर कृषि पर आय जो है वो राज्य सूची का विषय है और प्रविष्टि संख्या 46 में है। विद्युत के उपभोग अथवा बिक्री पर कर, ये राज्य सूची का विषय है, प्रविष्टि संख्या 53 में है। राज्य सूची का प्रविष्टि संख्या 53 में। मूल्य नियंत्रण जो है समवर्ती सूची का विषय है, ये प्रविष्टि संख्या 34 में है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में है शिक्षा। ठीक है, बाकी भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। उन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, ठीक है, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इस समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शिक्षा को समवर्ती सूची के विषय में डाल दिया गया था। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है वो है ग्रामीण खेल। देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है जिसमें कुल 29 विषय है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, जिसमें पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन,
लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुसूची 11वीं द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। तभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो 11वीं अनुसूचित है उसमें कितने विषय थे, 29 विषय। तो इसका आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसको रोकथाम के लिए ये केंद्र का भी जिम्मेवारी है और राज्य का भी जिम्मेवारी है, तो इसके लिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 17 के तहत उल्लेखित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पहला बात, राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची, बिल्कुल सही है। शपथ का प्रारूप 3री अनुसूचित सूची, बिल्कुल सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन ये 6ठी अनुसूचित कह रहा है तो ये जो है ये सुमेलित नहीं है। संघ सूची ये 7वीं अनुसूची में है। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो 6ठी अनुसूची में नहीं है, जबकि ये किसमें है, 5वीं अनुसूची में है। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन जो है वो 6ठी अनुसूची में न होकर 5वीं अनुसूची में है। 6ठी अनुसूची में क्या है, तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, न कि समान अनुसूचित क्षेत्रों से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 5वीं और 6ठी में कंफ्यूजन होता है। तो 5वीं में ध्यान रखिए कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान जो है 5वीं अनुसूची में है, जबकि 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 राज्य है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसे याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। इन 4 क्षेत्रों पे जो प्रशासन से संबंधित है वो 6ठी अनुसूची में उल्लेखित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद की सीटों के आवंटन का प्रभाव सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा चौथा, क्योंकि चौथा में ही राज्यसभा की सीटों का आवंटन का प्रावधान है। तो देखिए, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान के 22 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें इसके गणना अनुसार 470 से अधिक अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। तो 22 भाग, 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से चौथी अनुसूची क्या है, राज्यों में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वीं अनुसूची किस प्रविष्टि पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों के से संबंधित है। तो देखिए, इसका आंसर होगा अनुसूचित जनजाति। देखिए, 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान रखे गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। देखिए, भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पे निहरता संबंधी उपबंध किए गए थे। इसमें किसी दल के साथ एक पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने से संबंधित प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों का संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो देखिए, दल बदल का जो प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में है। और दल बदल में क्या किया गया था, तो इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, जैसे किसी दल के एक साथ
पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल और दल के प्राकृतिक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई दल का व्यक्ति है, वो उसको निर्देश दिया जाता है कि आपको इस पे मतदान करना है, अपना मत देना है। अगर वो उसके विरुद्ध करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इससे संबंधित दल बदल कानून में वो प्रावधान किया गया है और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा लागू किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो अभी हमने पढ़ा कि दल बदल विरोधी प्रतिरोधी विधायन से। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध अभी हमने पढ़ा दल बदल विरोधी कानून से। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि देखिए बार बार 10वीं अनुसूची पूछा जा रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अभी कंप्लीट है। अब चलिए नेक्स्ट को टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है उद्देशिका। ठीक है, तो अगला टॉपिक उद्देशिका है, तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो देखिए अगर आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो उसमें आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में आते रहता है। और बीपीएससी में भी आप देख सकते हैं कि 40वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें पहला और दूसरा लाइन में ही लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो देखिए इतना ही से क्लियर हो जाएगा। इसमें गणतंत्र से स्टार्ट है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सार्वभौम सत्ता संपन्न यहां से स्टार्ट है तो तीनों में ऑप्शन में है। उसके बाद से प्रस्तावना में कहता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी इसमें भी है और इस ऑप्शन में भी है, यानी बी और डी दोनों में है तो समाजवादी तो है। उसके बाद जनवादी। देखिए जनवादी से पहले हम पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष, अब ये हो गया जनवादी गणतंत्र, यानी वही हो गया लोकतांत्रात्मक गणराज्य तो हो गया। तो इसका ऑप्शन अब डी होगा। देखिए प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप को वर्णन करते हैं। इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष मूल संविधान में नहीं थे। देखिए जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारण क्रम है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ध्यान रखने वाली बात यह है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया था? तो सम्मिलित नहीं किया गया था पूछा है। ठीक है, तो सम्मिलित नहीं किया गया था। अभी हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? अभी हमने पढ़ा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन फिर से है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया था क्या क्या? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर से कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जैसा कि आपने अगर संविधान की प्रस्तावना का पहला लाइन पढ़ा होगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है? हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखिए लौकिक सार्वभौमिकता पूछ रहा है
तो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट है कि जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही अ, बनाया गया और उसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित किया गया। हमारा प्रस्तावना स्टार्ट ही होता है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता का अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें शब्दों को विचारानुसार क्रम में दीजिए। देखिए, हमने पहले ही बताया कि आपको जो पहला संविधान का प्रस्तावना का पहला लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें फिर से इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करना है तो फिर से वही लाइन हम दोहराएंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो 1 2 3 4 यानी CADB ऑप्शन ए है। तो प्रियम्बल आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो एक बार प्रियम्बल जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। देखिए, प्रश्न में दिया गया है सार्वभौमिक यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो हम देखते हैं कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल में है धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा। तो भारत का संविधान की प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित की गई थी और उनके उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और इसे उद्देशिका के रूप में लागू किया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। देखिए, ये लाइन इतनी बार आया होगा कि अभी तक आपको याद हो गया होगा। इसे ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो संविधान में जो प्रस्तावना है उसको मूलभूत ढांचा किस में कहा गया। तो ये हुआ कि केशवानंद भारती प्रकरण में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में संविधान के मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस बाद में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, यद्यपि यह भी निर्धारित किया गया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकता जो संविधान के मूलभूत ढांचों का उल्लंघन करता हो। ठीक है, तो जो ये कह रहा है कि किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये है केशवानंद भारती प्रकरण में। तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती प्रकरण। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो अभी हमने देखा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। तो ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है प्रस्तावना। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा शासन प्रणाली। आइए इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो प्रकृति में तो संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। देखिए, संविधान वेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया है, संघात्मक और दूसरा एकात्मक। संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार की होती है।
जब इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहकर काम करना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेताओं ने काफी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स ने को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। प्रोफेसर व्हीलर ने इसे अर्ध संघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है कहा है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक और न ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो जाहिर सी बात है संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान है हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान की संसदीय व्यवस्था में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें कह रहा है कौन सा वक्तव्य सही है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि विधायिका के कार्यों की जो समीक्षा होती है वो न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। तो ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है कि अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, तो उल्टा दिया है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं? नहीं, विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं होते, जबकि कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। अगला ऑप्शन है तो ये भी नहीं होगा। और अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो नहीं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि शासन प्रणाली में सामान्यतः दो पद्धति होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसार अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका जो होती है विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, यानी कि जो कानून बनाते हैं वही उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की जो है समीक्षा कर सकती है। जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका एवं विधायिका की न्यायिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। और राष्ट्रपति जो होता है वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो प्रजातंत्र तभी सफल होगा जब जनता सरकार को चुनेगी या सरकार को बदल देगी। तो प्रजातंत्र का आशय ही होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र की यही आशय है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ठीक है, विधि का नियम, विधि का शासन या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के नियम का सामान्य अर्थ यह भी है कि देश के कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। साथ ही राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति या क्रियान्वयन से। देखिए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन निदेशालय के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है नीति या क्रियान्वयन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है बड़े देशों के लिए आदर्श। देखिए, केंद्रीय शासन व्यवस्था या सरकार को एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है सत्ता का केंद्रीकरण एवं एकीकृत शक्ति, सरकार की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। बड़े देशों में संघीय व्यवस्था भी बेहतर कार्य कर सकती है। ठीक है, तो ये था कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए आदर्श, बड़े देशों के लिए आदर्श ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत को संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है। भारतीय संविधान जो है वो इसमें एकात्मकता और संघीय संविधान दोनों के गुण मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का राज्य 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। देखिए, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त यानी एसोसिएट संयुक्त राज्य यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य यानी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो अभी हमने देखा कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। ठीक है, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का 28वां राज्य बन गया। सिक्किम भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। अगले क्वेश्चन है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, ये कब संभव है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए राज्य विधानसभा के कानून द्वारा तो पारित करके नहीं होगा, राज्यसभा राज्यपाल के अध्यादेश द्वारा भी नहीं होगा, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके भी नहीं होगा। क्योंकि अगर अलग राज्य बनाना है तो उसके लिए संसद का अनुमति चाहिए। तो राज्यों का निर्माण करने में अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का निर्माण संसद द्वारा विधि बनाकर ही किया जा सकता है। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? तो मणिपुर राज्य का गठन हुआ था 1972 में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर राज्य का गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो 28वां राज्य कौन सा है?
तो ये झारखंड है। देखिए झारखंड का स्थापना जो होता है बिहार के पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में हुआ था। ये डेट याद रखिएगा 15 नवंबर 2000, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को ही बिहार से अलग राज्य बन के अलग होके राज्य एक बना जिसका नाम था झारखंड। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ। तो भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये कब बना? 1953 में। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एसआरसी के सदस्य थे? तो इसके सदस्य पूछ रहा है। तो सदस्य जो थे, इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे, बाकी सदस्य में के.एम. पाणिकर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। देखिए 22 दिसंबर 1935 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली और सदस्य में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर थे। इनमें से इसने कम से कम प्रमुख भाषाई समूहों के लिए भाषाई राज्यों का निर्माण की सिफारिश की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फजल अली उसके अध्यक्ष और बाकी के.एम. पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में बना था उसके सदस्य थे। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नागरिकता, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। देखिए जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई भूभाग जो है भारत में सम्मिलित होता है तो उसके द्वारा ही नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, तीसरा रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा और पांचवी किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन के द्वारा, ठीक है। भारतीय बैंक में धन जमा करना जो है एक वाणिज्यिक व्यवहार है, न कि नागरिकता प्राप्त करने का तरीका, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन जो कानून है वो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। देखिए कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। उसी तिथि को लोकसभा से पारित हुआ और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहाँ के अल्पसंख्यक समूह जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत में नागरिकता प्रदान करना है। तो ये जो 6 समूह है, ये 6 अल्पसंख्यक समूह है, इनको ही इसके द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई थी, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मूल अधिकार, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है, जो भाग 3 में है।
आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या प्रवर्तन, ठीक है, ऐसा विषय है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय के संदर्भ में अनुच्छेद 226 के तहत आता है। हालांकि संविधान के मूल ढांचे के संरक्षण का कार्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में है। भारत की उच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 226 के तहत रीट क्षेत्राधिकार के जरिए संविधान के उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई का जो अधिकार है, जिसके माध्यम से वह कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, बिहार लोकसभा आयोग ने इसका आंसर सी माना है, तो हम भी इसका आंसर सी मानेंगे कि जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है वो एक प्रकार का मौलिक अधिकार भी है, कानूनिक अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय में शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत आता है। ये मौलिक अधिकार भी है, कानूनिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ई होता है, एक से अधिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि, तो इसमें देखिए किस औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सामान्य जन के हित को संरक्षित हो, सही है। दूसरा कह रहा है विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताओं को अवरोध न हो, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सकता है, ये गलत है क्योंकि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सामूहिक हित बेहतर नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए। तो सामान्य हित जन के हित का संरक्षण और विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकता का अवरोध ना हो, ये जो है मौलिक अधिकारों का औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है। ठीक है, इन आधारों पे मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताओं, भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सर्वत्र आबाद संचरण आदि पर राज्य द्वारा कानून के माध्यम से औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 और 19 क्लॉज 6 तक यह प्रावधान है कि ऐसी सीमाएं केवल कुछ निश्चित उद्देश्यों जैसे भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता, साधारण जनता, अनुसूचित जनहित के हितों के संरक्षण और व्यावसायिक तकनीकी योजनाओं आदि के हितों अथवा न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में ही लगाई जा सकती है। अतः केवल कथन 1 और 2 औचित्यपूर्ण प्रतिबंध को संवैधानिक एवं न्यायिक कटौतियों से के अनुरूप है। ठीक है, तो इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी होती है? तो अवैध हिरासत के खिलाफ जो होती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी होती है। तो ऑप्शन ए होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने का अधिकार होता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश से होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वो बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार
अवैध हिरासत के खिलाफ जो रिट जारी होता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को उपलब्ध जो है वो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीयों को उपलब्ध है। देश में किसी भी भाग में घूमने या बसने का अधिकार सिर्फ भारतीयों को उपलब्ध है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार भी भारतीयों को उपलब्ध है। एक यह अधिकार जो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ये भारतीयों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संबंध में उन्हें उपलब्ध है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति का अधिकार यानी विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना यद्यपि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, तथापि इसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो कि मूल संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 के तहत नागरिकों को प्राप्त था, शामिल नहीं है। यानी इसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 नागरिकों को प्राप्त था, जो राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी का आदेश देता है, लेकिन ये जो है वो नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संविधान में प्रदत्त अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा हो किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता? तो वो किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता? व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो देखिए, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है वह व्यापार और व्यवसाय के अधिकार की मांग मूल अधिकार के रूप में नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत प्राप्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यानी गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उन अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो ये पूछ रहा है भारतीयों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। तो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है उस अधिकार को, जैसे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 है, तो ये भारतीयों को प्राप्त है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीयों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। ऐसे ही आर्टिकल ये सेकंड ऑप्शन है कानून के समक्ष समता, ये आर्टिकल 14 है जो भारतीयों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। और चौथा ऑप्शन है जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ये जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो भारतीयों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए या क भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये गैर नागरिकों विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों और विदेशियों सभी को प्राप्त है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा संपत्ति का अधिकार। देखिए, संविधान में पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया और ये एक कानूनी अधिकार है। देखिए, संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो 20 जून 1979 से प्रभावी हुआ, संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया और इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। उस समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी का शासन था और वो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उस समय संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया मूल अधिकार से हटा के। तो इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है क्या मूल अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला गया? तो अभी हमने पढ़ा कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, तो मोरारजी देसाई इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार से हटा के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो किसके तहत? तो संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत। देखिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो इसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अनुसार सभी नागरिकों को वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के में उल्लेखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकल्प ए और सी जो कि सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार है, ये दोनों मौलिक अधिकार है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था। देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था, जिसके अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया था। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बालकों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो अभी हमने पढ़ा कि 1 अप्रैल 2010 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो देखिए इसमें संविधान के अनुच्छेद 21 ए के अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा आधारित करे वो बंद करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसको मूल अधिकारों की सूची में जोड़ा गया 21 संविधान का अनुच्छेद 21 क में। ठीक है, अब चलिए इसमें एक चीज़ ध्यान देना वाली बात है कि इसमें यहाँ पे जो दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा दिया है, तो प्राथमिक शिक्षा के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा उत्प्रेषण। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के
अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में उत्प्रेषण रीत को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत प्रदान की गई है। न्यायालय अपनी इस शक्ति का प्रयोग 5 प्रकार के रीट जारी करके करते हैं, जिसमें रीट है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टॉपिक मेरा खत्म होता है। अब चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किसमें है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शासन व्यवस्था में उद्देश्य का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं राज्य के नीति के निर्देशक तत्व दोनों कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। यद्यपि इन दोनों का चयन विकल्प न होने के कारण उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही रहेगा। देखिए, दो चीजें हैं, एक है प्रस्तावना और दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन दोनों में जो है कल्याणकारी राज्य का संकल्पना का बात किया गया है, लेकिन जो मेन बात है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व में ही राज्य के कल्याणकारी राज्य की वो है, प्रस्तावना में है, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर अगर पूछेगा तो इसका आंसर होगा राज्य के निर्देशक तत्व। दोनों ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन ए को मारेंगे, और ऑप्शन ऐसा देता ऑप्शन ए एंड डी तो उसको ए एंड डी मारते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो ये कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, अभी हमने पढ़ा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो पूछ रहा है कौन सा इसके अनुरूप नहीं है। तो देखिए, ग्राम पंचायत का गठन ये तो है। समान नागरिक संहिता ये सामाजिक व्यवस्था के ऊपर है कि सामाजिक सोच है, तो ये जो है गांधीवादी के अनुरूप नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की पदोन्नति, तो ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग ये गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप है। चौथा ऑप्शन है काम का अधिकार। तो देखिए, काम का अधिकार एक सामाजिक अवधारणा है, तो ये भी जो है गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कौन अनुरूप नहीं है, तो अनुरूप नहीं है तो 2 और 4। इसका ऑप्शन सी है 2 और 4। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देखिए, ग्राम पंचायत का गठन और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, जबकि कथन 2 यानी कि समान नागरिक संहिता और कथन 4 काम का अधिकार अन्य वर्गों, उदार बौद्धिक एवं सामाजिक के नीति निर्देशक तत्व है, गांधीवादी नहीं। अतः गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप न होने वाले नीति निर्देशक तत्व 2 और 4 है, यानी कि समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में कौन सा सूचीबद्ध है? कौन सा सूचीबद्ध पूछ रहा है, कौन सा सूचीबद्ध है? तो देखिए, इसमें क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सूचीबद्ध है, ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। समान नागरिक संहिता भी है। और अगला क्वेश्चन है छोटे परिवार का मानदंड, ये नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 सब क्लॉज घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों तो
नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो बाकी दो बचे तो उसमें अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। तो ये जो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, लेकिन यह राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इसका देखिए, राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दी गई सुरक्षा की गारंटी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसे ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो अभी हमने देखा कि आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज्य प्रणाली अभी हम पढ़ रहे हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के अंतर्गत ही अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज्य की प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो इसमें देखिए, ग्राम पंचायत का गठन, अभी हम उस समय से बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये होगा अनुच्छेद 40। ठीक है, समान सिविल संहिता यानी समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। अब चलिए अगले पे चलते हैं। कृषि एवं पशुपालन, ये आर्टिकल 48 के तहत है। अब न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, देखिए दोनों अलग अलग हो रहा है, यानी 50-50 हो रहा है, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 50। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास है। तो इस तरह से इसको देखिए, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में निहित है। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मूल कर्तव्य। तो देखिए यहाँ पे ये टॉपिक जो है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन्ड है, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन जो था, इसके द्वारा ही मूल कर्तव्य को संविधान में भारतीय संविधान में डाला गया था। तो ये मौलिक कर्तव्य है। देखिए वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति की गठन की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में संविधान में जोड़ा गया तथा इस संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। देखिए सबसे पहले कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और सबसे प्रारंभिक में ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और इसके किस भाग और किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था। तो भाग 4A था और अनुच्छेद 51A था, इसके तहत जोड़ा गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें फिर क्या हुआ कि वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य
जो था 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा से संबंधित था उसको जोड़ा गया। इस तरह से देखते हैं कि मूल कर्तव्यों की संख्या अब 11 हो गई है। और जो स्वर्ण सिंह समिति थे उसमें अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य शामिल थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो अभी हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। प्रारंभ में इसकी संख्या 10 थी, फिर सन 2002 में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 11वां जोड़ा गया। अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, भाग 4A में है और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आता है और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वो नया अध्याय क्या था? तो वो नया अध्याय था मौलिक कर्तव्य का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन हमने अभी देखा ही। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को कब निर्धारित किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। ये देखिए कितना बार पूछा गया है एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो इस मौलिक कर्तव्य देखिए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये हम जानते हैं कि डीपीएसपी है जो आर्टिकल 50 में था। दूसरा है कि हमारी मिली जुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी आप देख सकते हैं कि ये डीपीएसपी में भी है, मूल अधिकार में भी है। और ये देखिए अगला है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये मूल अधिकार है, आर्टिकल 17 आप जानते ही होंगे। तो चलिए हमने अभी पढ़ा भी था, ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरह से इसका आंसर होगा हमारी मिली जुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 क के सब क्लज च में है। इस प्रकार शामिल किया गया कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। तो ये टॉपिक मेरा हमारा यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे की क्वेश्चंस करेंगे। हम हो सकता है टोटल 3 पार्ट में इस वीडियो को करें और इसको समाप्त करने की कोशिश करें 3 पार्ट में। इंडियन पॉलिटी को समाप्त करके हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।